नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका विद्यानेट गुरुकुल में। आज हम लेकर आए हैं यूजीसी नेट हिंदी यूनिट 7 की पहली कहानी, जो है चंद्रदेव से मेरी बातें, जिसकी लेखिका राजेंद्र बाला घोष है, जिन्हें बंक महिला के नाम से भी जाना जाता है। हमारे पाठ्यक्रम में कुल 21 कहानियाँ लगी हुई हैं। अगर आप लोगों ने हमारे पिछली सिलेबस के वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें, आपको जानकारी हो जाएगी कि हमें कौन कौन सी कहानियाँ पढ़नी है। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। ध्यान दें, इसमें आप लोगों को इम्पोर्टेंट चीज़ें को नोट भी करते चलना है, जैसे कि पात्र, कोई स्थान, इम्पोर्टेंट घटना, इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब वैसे भी आप लोग पीवाई की जब देखेंगे तब लोग को पता चल ही जाएगा कि कहानी से किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आगे किस टाइप से पूछे जाएंगे। तो चलिए बिना देर किए हम लोग यूनिट 7 की पहली कहानी शुरू करते हैं, चंद्रदेव से मेरी बातें। हम लोग संपूर्ण कहानी देखेंगे और MCQ PY भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देख लेते हैं एक बार कौन कौन सी कहानियाँ पढ़नी है। आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि हमें कौन कौन सी कहानी पढ़नी है। एक बार देख लेते हैं इसे। चंद्रदेव से मेरी बातें, दुलाई वाली, एक टोकरी भर मिट्टी, कानों में कंगना, राजा निर्वंशिया, पिता, परिंदे, अमृतसर आ गया, चीफ की दावत, सिक्का बदल गया, इंस्पेक्टर माता दी चांद पर, मारे गए गुलफाम उर्फ तीसरी कसम, लाल पान की बेगम, कोसी का गटवार, आकाशदीप, गैंग्रीन, उसने कहा था, ईदगाह, दुनिया का सबसे अनमोल रतन, अपना अपना भाग्य, राही। जैसे कहानी का एक क्रम लगा है उसी क्रम में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम लोग की पहली क्लास है, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं राजेंद्र बाला घोष की कहानी चंद्रदेव से मेरी बातें। ये कहानी लेखिका खुद चंद्रदेव से बातें करती हैं और फिर उनसे सवाल करती हैं, यहाँ की व्यवस्था पे व्यंग भी करती हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। भगवान चंद्रदेव, आपके कमलवत कोमल चरणों में दासी का अनेक बार प्रणाम। लेखिका चंद्र को प्रणाम करती हैं। आज मैं आपसे 2 बात करने की इच्छा रखती हूँ। क्या मेरे प्रश्न का उत्तर आप प्रदान करेंगे? कीजिए, बड़ी कृपा होगी। देखो, सुनी अनसुनी सी मत कर जाना, यानी जो मैं आपसे प्रश्न करूँगी उसको आपको उत्तर देना पड़ेगा। अगर मैं कोई प्रश्न करूँ तो उसे आप अनसुनी मत कर देना। अपने बड़प्पन की ओर ध्यान देना, यानी अपने बड़प्पन की ओर ध्यान देना। अच्छा, कहती हूँ, सुनो। मैं सुनती हूँ आप इस आकाश मंडल में चिरकाल से वास करते हैं। देखिए, जो भी चीज़ इम्पोर्टेंट होगा मैं उसे हाईलाइट कर दूँगी, आप लोग नोट कर लीजिएगा। आप इस आकाश काल में चिरकाल से वास करते हैं। क्या यह बात सत्य है? यदि सत्य है तो मैं अनुमान करती हूँ कि इस सृष्टि के साथ ही साथ अवश्य आपकी भी सृष्टि हुई होगी। तब तो आप ढेर दिन के पुराने बूढ़े कहे जा सकते हैं। आप इतने पुराने हैं तो सही, पर काम सदा एक ही और एक ही स्थान में करते आते हैं। लेखिका कह रही है चांद से, यह क्यों? क्या आपका डिपार्टमेंट यानी महकमे में ट्रांसफ़र होने का नियम नहीं है? क्या आपकी गवर्नमेंट पेंशन भी नहीं देती? बड़े खेद की बात है। यदि आप हमारी न्यायशील गवर्नमेंट के किसी विभाग में सर्विस करते तब आपकी बहुत कुछ पदोन्नति हो गई होती और ऐसी पोस्ट पर रहकर भारत के कितने ही सुरम्य नगर, पर्वत, जंगल और झाड़ियों में भ्रमण करते। अंत में इस वृद्ध अवस्था में पेंशन प्राप्त कर काशी में ऐसे पुनीत और शांति धाम में बैठकर हरि नाम स्मरण करके अपना परलोक बनाते हैं। कहाँ पे काशी का नाम आया है आप लोग नोट कर लीजिएगा। पूछ सकता है कि चंद्रदेव से मेरी बातें में किस स्थान की जिक्र करती है, तो काशी, और किस नाम का स्मरण करते, हरि नाम का। ठीक है, यह बड़ी भारी भूल हुई। भगवान चंद्रदेव, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, आप तो अमर हैं, आपको मृत्यु कहाँ?
तब परलोक बनाना कैसा। ओहो, देवता भी अपनी जाति के कैसे पक्षपाती होते हैं। देखो न, चंद्रदेव को अमृत देकर उन्हें अमर कर दिया। तब यदि मनुष्य होकर हमारे अंग्रेज अपनी जाति वाले का पक्षपात करे तो आश्चर्य ही क्या। अंग्रेज पे व्यंग करती है उस समय की व्यवस्था पे। अच्छा, यदि आपको अंग्रेज जाति की सेवा करना स्वीकार हो तो एक एप्लीकेशन हमारे आधुनिक भारत प्रभु लॉर्ड कर्जन के पास भेज देवे। यानी ये लॉर्ड कर्जन के व्यवस्था पे व्यंग कर रही हैं, ठीक है। अब नोट कर लीजिएगा। आशा है कि वे अपने आदर पूर्वक अवश्य आह्वान करेंगे, क्योंकि आप अधम भारतवासियों के शांति कृषांग तो है ही नहीं, जो आपको अच्छी नौकरी देने में उनकी गौरव जाति कुपित हो उठे। और फिर आप तो एक सुयोग्य कार्यदक्ष परिमर्शी बहुदर्शी कार्यकुशल और सरल स्वभाव का महात्मा है। कौन महात्मा है? सुयोग्य कार्यदक्ष परिश्रमी बहुदर्शी कार्यकुशल और सरल स्वभाव के महात्मा है। मैं विश्वास करती हूँ कि जब लॉर्ड कर्जन हमारे भारत के अस्थायी भाग्य विधाता बनकर आवेंगे तब आपको किसी कमीशन का मेंबर तो नहीं, किसी मिशन में भर्ती करके भी अवश्य ही भेज देंगे। लॉर्ड कर्जन पे व्यंग कर रही है क्योंकि उनको कमीशन और मिशन दोनों अत्यंत प्रिय है। लॉर्ड कर्जन को क्या प्रिय है? कमीशन और मिशन। पूछ सकता है कि लॉर्ड कर्जन को क्या प्रिय है? कमीशन और मिशन। आपके चंद्रलोक में जो रीति और नीति सृष्टि के आदि काल में प्रचलित थी वे ही सब अब भी है, पर यहाँ तो इतना परिवर्तन हो गया है कि भूत और वर्तमान में आकाश पाताल का सा अंतर हो गया है। मैं अनुमान करती हूँ कि आपके नेत्रों की ज्योति भी कुछ अवश्य ही मंद पड़ गई होगी, क्योंकि आधुनिक भारत संतान लड़कपन से ही चश्मा धारण करने लगती है। कब से भारत की संतान चश्मा धारण करने लगती है? लड़कपन से ही। इस कारण आप हमारे दिनहीन छिन्न प्रभ भारत को उतनी देर से भली भांति न देख सकते होंगे। अतएव आपसे सादर कहती हूँ कि एक बार कृपा भारत को देखे तो जाइए। ये तो इस बात को जानती हूँ कि आपको इतना अवकाश कहाँ है, यानी कि आपको छुट्टी कहाँ है कि जो आप भारत का भ्रमण करेंगे। लेकिन एक बार आप क्या कीजिए, हमारे भारत में ज़रूर आइए और यहाँ की व्यवस्था को देखिए। हमारे भारत के जो बच्चे हैं शुरू से ही चश्मा धारण कर लेते हैं, लेकिन आप उतने दूर से हमारे भारत को भली भांति कैसे देख सकते हैं। तो इसलिए आप हमारे भारत में आइए और हमारे भारत का भ्रमण कीजिए, यहाँ की व्यवस्था को जानिए। लेकिन आपके पास तो छुट्टी कहाँ है? पर 8वें दिन नहीं तो महीने में एक दिन अवश्य अमावस्या को तो आपको हॉलीडे छुट्टी अवश्य रहती होगी। किस दिन? अमावस्या को। यानी आप 8वें दिन नहीं आ सकते तो महीना में एक दिन तो आ सकते हैं, अमावस्या के दिन, जिसके आप दिन क्या होती होगी, उस दिन आपकी छुट्टी रहती होगी। यदि आप उस दिन चाहे तो भारत भ्रमण कर जा सकते हैं। इस भ्रमण में आपको कितने ही नूतन दृश्य देखने को मिलेंगे, जिसे सहसा देखकर आपकी बुद्धि जरूर चकरा जाएगी। यदि आपसे सारे हिंदुस्तान का भ्रमण शीघ्रता के कारण न हो सके तो केवल राजधानी कोलकाता को देखने तो अवश्य आइए। यानी आप अगर पूरे भारत का भ्रमण नहीं कर सकते हैं तो कृपया आकर के हमारी राजधानी कलकत्ता को तो अवश्य देखते जाइए। किसकी उस समय भारत की राजधानी क्या थी? कलकत्ता थी। 1911 में कहीं कहीं 12 लिखा रहता है। कलकत्ता से स्थानांतरण करके दिल्ली राजधानी बनी, लेकिन लॉर्ड कर्जन के समय उस समय क्या था, हमारे जो भारत की राजधानी थी क्या थी? कलकत्ता थी। तो कलकत्ता की बात आ रही है। अगर पूछेगा कि किस राजधानी की बात हुई है चंद्रदेव से मेरी बातें, दिल्ली और कलकत्ता क्या ऑप्शन दिया रहेगा तब तो कलकत्ता मारिए, कहे कि कलकत्ता, इसमें भी राजधानी उस समय कलकत्ता ही थी। वहाँ के कल कारखाने को देखकर आपको यह अवश्य ही कहना पड़ेगा कि यहाँ के कारीगर तो विश्वकर्मा के भी लकड़दाता निकले। यही क्यों, आपकी प्रिय सहयोगिनी दामिनी, आपकी प्रिय सहयोगिनी क्या है? दामिनी, जो मेघों पर आरोहण करके आनंद से अठखेलिया करती हैं, वह बेचारी भी यहाँ मनुष्य के हाथों का खिलौना बनी हुई हैं। दामिनी में क्या होता है? बिजली। और यहाँ मनुष्य के खिलौना बनी हुई है दामिनी, आपकी सहयोगिनी, प्रिय सहयोगिनी। चंद्र के प्रिय सहयोगिनी किससे बताती है लेखिका? दामिनी को। ठीक है। भगवान निशानाथ
जिस समय आप यानी चंद्रदेव को निशानाथ से संबोधित करती है, अमर से संबोधित करती है, मतलब जिस नाम से संबोधित कर रही है उसे में नोट भी करते चलना है। जिस समय आप अपने निर्मल चंद्रिका को बटोर मेघमाला अथवा पर्वतों की चोटी से सिंधु के गोद में जा सकते हैं, उस समय यही नीरद वासिनी विश्वमोहिनी सौदामिनी अपनी उज्जवल मूर्ति से आलोक प्रदान कर रात को दिन बनाती है। यानी दामिनी को क्या की किस किस नाम से संबोधित की है? वासिनी, यही नीरद वासिनी विश्वमोहिनी सौदामिनी अपने उज्जवल मूर्ति से आलोक प्रदान करती है, रात को दिन बना देती है। ठीक है। सिंधु की गोद में सिंधु की जिक्र आई है। आपके देवलोक में जितने देवता हैं उनके वाहन भी उतने हैं। किसी का गज, किसी का हंस, किसी का बैल, किसी का चूहा। याद रखिए कौन कौन से जानवर का आया है जिक्र? गज यानी हाथी, हंस, बैल और चूहा। इसे याद कर लीजिए, नोट कर लीजिएगा। पूछ सकता है कि चंद्रदेव से मेरी बातें में लेखिका किस किस जानवर का जिक्र करती है? तो गज का करती है, हंस का करती है, बैल का करती है, चूहा का करती है। पर यहाँ तो सारा बोझ आपकी चपला और अग्निदेव के माथे मढ़ा गया है। चपला और अग्निदेव, क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय, क्या वैश्य, क्या शूद्र, क्या चंडाल, सभी रथों के का ही वाहन हो रही है। यानी किसी में कोई भेदभाव नहीं है। क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय, क्या वैश्य, क्या शूद्र, क्या चंडाल, सभी के रथों का वाहन वही हो रही है। हमारे श्वेतांग महाप्रभु गण को जहाँ कुछ कठिनाइयों का सामना आ पड़ा, झट उन्हें इलेक्ट्रिसिटी को पटका। बस कठिन से कठिन कार्य सहज में संपादन कर लेते हैं। और हमारे यहाँ के उच्च शिक्षा प्राप्त युवक काठ के कठपुतली की भांति मुंह ताकते रह जाते हैं। यानी जो बिजली इलेक्ट्रिसिटी है वो सहज से सहज काम कर जाती है, और जो यहाँ के युवा है वो देखते रह जाते हैं। जिस व्योमवासिनी विद्युत देवी को किस नाम से संबोधित करती है? व्योमवासिनी विद्युत देवी को स्पर्श तक करने का किसी व्यक्ति का साहस नहीं हो सकता, वहीं आज प्राय घर में आश्रित नारियों की भांति ऐसे दबाव में पड़ी है कि वो छू तक नहीं कर सकती है। देखिए बिजली व्यवस्था भी व्यंग किया जा रहा है कि कभी किसी को उसको छू भी नहीं सकता था, लेकिन आज वहीं घर में एक दासी की भांति बैठी हुई है, दबाव में पड़ी है, वो बोल नहीं सकती। बेचारी के भाग्य में विधाता ने दास वृत्ति ही लिखा है। बेचारी के भाग्य में विधाता ने दास वृत्ति ही किसके बारे में हो रही है? विद्युत देवी के बारे में हो रही है। हरि पदोभाव त्रैलोक्य पावनी सुरसरी के भी खोटे दिन आए हैं। वह भी अब स्थान स्थान में बंधनग्रस्त हो रही है। उसके वक्ष स्थल पर जहाँ तहाँ मोटे बृहदाकार खंभ गाड़ दिए गए हैं। कलकत्ता आदि को देखकर आपके दरवाजे देवराज सुरेंद्र भी कहेंगे हमारी अमरावती तो इसके आगे निरी फीकी सी जान पड़ती है। इंपॉर्टेंट लाइन। कलकत्ता आदि को देखकर आपके देवराज भी कहेंगे कि हमारी अमरावती इसके आगे निरी फीकी सी जान पड़ती है। यहाँ ईडन गार्डन तो परिशोभित नंदन कानन भी मात दे रहा है। वहाँ के विश्वविद्यालय के विश्वश्रेष्ठ पंडितों की विंध्यवासिनी विद्या को देखकर वीणा पानी सरस्वती देवी भी कहने लग जाए कि निसंदेह यह विद्या दिग्गजों की विद्या चमत्कारिणी है। यानी सरस्वती की भी जिक्र आई है। वहीं के फोर्ट विलियम के फौजी सामान को देखकर आपके देव सेनापति कार्तिकेय बाबू के भी पीछे के भी छक्के छूट जाएंगे। किस कॉलेज की जिक्र आई है? फोर्ट विलियम कॉलेज की जिक्र आई है। और आपके देव सेनापति कार्तिकेय बाबू के भी छक्के छूट जाएंगे, क्योंकि देव सेनापति महाशय देखने में खास बंगाली बाबू से जचते हैं। किस बाबू से? बंगाली बाबू से तुलना कर रही है। और उनका वाहन भी एक सुंदर मयूर है। क्या है? कार्तिकेय बाबू के वाहन सुंदर मयूर है, मयूर का भी जिक्र आया है। और ये सेनापति महाशय को देखने से खास एक बंगाली बाबू जैसे दिखते हैं। इसमें पूछ सकता है कि इसमें देखिए किसके बारे में बोलते हैं कि एक बंगाली बाबू जैसे दिखते हैं, तो कार्तिक, दामिनी, जो भी इसमें नाम आया है उनका नाम दे सकता है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। बस इससे उसके वीरत्व का भी परिचय खूब मिलता है।
वहाँ के मिंट को देखकर साधु तनया आपकी प्रिय सहोदरा कमला देवी, आपकी प्रिय सहोदरा कौन है? कमला देवी, तो कुबेर भी अचका जाएंगे। भगवान चंद्रदेव इन सभी विश्वमयोत्वादक अपूर्व दृश्यों का अवलोकन करने के हेतु आपको सदा आमंत्रित तथा सविनय आहूत करती हूँ। मैं आपको सदा आमंत्रित आहूत करती हूँ कि आप हमारे धरती पे, हमारे लोक में एक बार जरूर आवे। संभव है कि यहाँ आने से आपको अनेक लाभ भी हो। आप जो अनादिकाल से निज उज्ज्वल वयु में कलंक की कालिमा लेपन करके कलंकी शशांक, शशाधर, शशलांचन आदि उपाधि मलाव से विभूषित हो रहे हैं। यानी चंद्र को कौन कौन सी उपाधि दिया है याद कर लीजिएगा, शशांक, शशंधर, शशलांचन। ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा, पूछ सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सिंधु तन्य होने पर भी जिस कालिमा को आप आज तक नहीं धो सके, वहीं आजन्म कलंक शायद यहाँ के विज्ञानविद पंडितों की चेष्टा से छूट जाए। जब बम्बई में स्वर्गीय महारानी विक्टोरिया देवी की प्रतिमूर्ति से काला दाग छुड़ाने में प्रोफेसर गजर महाशय फलीभूत हुए हैं, तब क्या आपके मुख की कालिमा छुड़ाए में फलीभूत ना होंगे? देखिए यहाँ पे व्यंग करिए। जब बम्बई में स्वर्गीय महारानी विक्टोरिया देवी की मूर्ति कहाँ है? बम्बई में। देखिए बम्बई पे का जिक्र आ गया, कोलकाता का जिक्र आ गया है, काशी का जिक्र आ गया है, बंगाल का जिक्र आ गया है। महारानी विक्टोरिया देवी की प्रतिमूर्ति से काला दाग छुड़ाने में प्रोफेसर गज्जर महाशय फलीभूत हुए, तब क्या आपके मुख की कालिमा छुड़ाने में फलीभूत ना होंगे? शायद आप यह बात भी अभी तक विदित नहीं हुई है कि आप और आपके स्वामी सूर्य भगवान जब हमारे भूमंडल की छाया पड़ती है, यानी ये कह रही हैं कि आप और आपके स्वामी सूर्य भगवान पर जब हमारे भूमंडल की छाया पड़ती है तभी लोगों पर ग्रहण लगता है। यानी ये बता रही है कि ग्रहण कैसे लगता है कि जब हमारी आपके सूर्य भगवान जो आपके स्वामी हैं उन पर जब हमारी भूमंडल की छाया लगती है तो आप लोगों पर ग्रहण लगता है। पर आप तो अब तक वही पुराने विश्वास बिना हुआ सी कुटिल ग्रह राहु आपको निगल जाता है तभी ग्रहण लगता है। यानी अभी आप लोग उसी भ्रम में हैं, उसी बात को मान रहे हैं कि पुराने विश्वास की पुरानी बातों पे कि जब कुटिल ग्रह राहु आपको निगल जाता है तभी ग्रहण लगता है। पर ऐसा थोथा विश्वास करना आप लोगों की भारी भूल है। अतः हे देव, मैं विनय करती हूँ कि आप हमारे हृदय से इस भ्रम को जड़ से उखाड़कर फेंक दे। अब भारत में न तो आपके और न आपके स्वामी भुवन भास्कर सूर्य महाशय ही के वंशधरों का साम्राज्य है और न अब भारत की वह सस्य श्यामला स्वर्ण प्रसूता मूर्ति है। अब तो आप लोगों के अज्ञात एक अन्य द्वीपवासी परम शक्तिमान गौरांग महाप्रभु इस सुविशाल भारतवर्ष का राज्य वैभव भोग रहे हैं। अब तक मैंने जिन बातों का वर्णन आपसे स्थूल रूप में किया वह सब इन्हीं विद्या सारद गौरांग प्रभुओं के कृपा कटाक्ष का परिणाम है। यूँ तो यहाँ प्रतिवर्ष पद विधान के समय कितने ही राज्य विहीन राजाओं की सृष्टि हुआ करती है, पर आपके वंशधरों में जो 2-4 महाराजा नाम मात्र के भी हैं वो काठ के कटपुतली की भांति हैं। जैसे उन्हें रक्षक नचाते हैं वैसे ही वो नाचते हैं। वे इतनी भी जानकारी नहीं रखते कि उनके राज्य में क्या हो रहा है, उनकी प्रजा दुखी है या सुखी। यदि आप कभी भारत भ्रमण करने को आए तो अपने फैमिली डॉक्टर धन्वंतरी महाशय और देवताओं के चीफ जस्टिस चित्रगुप्त को साथ लेकर अवश्य आए। इम्पोर्टेंट, फैमिली डॉक्टर कौन है? धन्वंतरी महाशय, और देवताओं के चीफ जस्टिस कौन है? चित्रगुप्त जी हैं। चित्रगुप्त को साथ अवश्य लेते आए, नोट कर लीजिएगा। आशा है कि धन्वंतरी महाशय यहाँ के डॉक्टरों के संदिग्ध चिकित्सा संबंधी बहुत कुछ शिक्षा लाभ कर सकेंगे। यदि प्लेग महाराज ईश्वर ना करे आपके चंद्रलोक या देवलोक में घुस पड़े तो वहाँ से उनको निकलना कुछ सहज बात ना होगी। यहाँ यही सब चिकित्सा शास्त्र के बड़े बड़े पारदर्शी उन पर विजय नहीं पा सकते।
तब वहाँ आपके देवलोक में जड़ी बूटियों के प्रयोग से क्या होगा। यहाँ के इंडियन पिनल कोड की धाराओं को देखकर चित्रगुप्त महाराज जी अपने यहाँ की दंड विधि को बहुत कुछ सुधार सकते हैं। यहाँ के जो पिनल कोड है उसको देख करके आपके जो चित्रगुप्त जी चीफ जस्टिस चंद्रगुप्त जी हैं वहाँ अपने दंड विधि जो उनके कानून है बहुत कुछ सुधार कर दंड व्यवस्था पर व्यंग की गई है। यदि बोझ ना हो तो यहाँ से वे 2-4 टाइप राइटर भी खरीद ले जाए। जब प्लेग महाराज के अपार अनुग्रह से उनके ऑफिस में कार्य की अधिकता होवे तब उनसे उनकी राइटर्स ब्लीडिंग के राइटर्स के काम में बहुत ही सुविधा और सहायता पहुँचेगी। वे लोग 2 दिन का काम तो 2 घंटे में कर डालेंगे। अच्छा, अब मैं आपसे विदा होती हूँ। मैंने तो आपसे अपनी इतनी बातें कह दी पर खेद है आपने उनके अनुकूल या प्रतिकूल एक बात का भी उत्तर ना दिया, परंतु आपके इस मौनालंब को मैं स्वीकार का सूचक समझती हूँ। अच्छा, तो मेरी प्रार्थना को कबूल करके एक दफ़ा आइएगा ज़रूर। एक बंग महिला, यानी वो कह रही है कि मैं तो आपसे इतनी सारी बातें कर दी लेकिन आपने अपने अभी तक कोई उत्तर नहीं दिया, ना ही कुछ कहा। लेकिन मैं समझती हूँ कि आपने मेरे भावनाओं को, मेरी बातों को अपने के पास ज़रूर पहुँची होगी, आप समझते होंगे। ठीक है, मैं आपसे विदा लेती हूँ और एक दफ़ा आप हमारे भारत भ्रमण करने ज़रूर आइएगा। यहाँ की जो व्यवस्था है उस सब पे लिखिए क्या करती है, व्यंग करती है चंद्रदेव से बातें करके। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग की ये कहानी समझ आई होगी। जो भी आप लोग को डाउट लगे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा और जो भी मैं हाईलाइट की उसको नोट कर लीजिएगा। कभी कभी पूरे कथन से पूछ देता है कि इसको क्रम से सजाइए और पात्र पूछ देगा, जगह का नाम